नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 की ईवीएस की बुक हमारा अद्भुत संसार के अपने परिवेश को जानना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर और एक्टिविटीज़ को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे एक्टिविटी 1। इसमें आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। अपने मित्र को पत्र लिखना है और उसे डाक पेटी में डालना है। आप जानते हैं डाक पेटी क्या होती है? एक ऐसा डिब्बा होता है जो डाकघर के पास रखा होता है, डाकघर में रखा होता है, डाकघर के पास रखा होता है। कहीं भी हमें चिट्ठी भेजनी होती है तो उस पर डाक टिकट वगैरह लगा के जो है उस पेटी में डाल देते हैं, उसे डाक पेटी कहते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। दूसरा है, शिक्षक विद्यार्थियों को डाकघर दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, वहाँ वे डाकघर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानने का प्रयास कर सकेंगे। आपके टीचर्स आपके साथ क्या कर सकते हैं कि आपको जो है डाकघर दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, जिससे कि आप डाकघर की सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और वहाँ की प्रक्रिया को भी समझ पाएँ कि कैसे होती हैं और क्या होता है। अब है लिखने का काम। आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला प्रश्न है, क्या आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई पत्र या पार्सल भेजा या प्राप्त किया है? अवश्य ही ऐसा हुआ होगा कि कोई पत्र या पार्सल जो है भेजा गया होगा या प्राप्त किया गया होगा। अगर हाँ तो हाँ लिखिए, अगर नहीं तो नहीं लिखिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। डाकघर लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में कैसे सहायता करता है? सभी के पत्र एक दूसरे तक पहुंचाकर जो है वो लोगों के बीच में आपसी संबंध बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पर, यानी कि गतिविधि 2 पर। इसमें आपको क्या करना है, बड़ों से साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार क्या क्या होता है बच्चों, जब हम किसी से सामने बैठाकर कुछ प्रश्न पूछते हैं। इंटरव्यू आपने सुना ही होगा, जिसमें किसी को सामने बैठाकर उससे किसी विषय पर प्रश्न पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। अपने आसपास के वृद्ध लोगों से बात कीजिए, यानी कि बुजुर्ग लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं आपके बड़े, उनसे बात कीजिए और पता लगाइए कि जब वे आपकी आयु में थे तब वे एक दूसरे से कैसे संवाद स्थापित करते थे। संवाद यानी कि बातचीत या संचार के जो साधन होते हैं, जैसे आजकल फ़ोन पे बात होती है, तो पहले जो है जो आपके वृद्ध लोग हैं आपको उनसे पूछना है कि जब उनके ज़माने में जो है किस प्रकार से आपस में बातचीत की जाती थी। उनके उत्तरों की तुलना आज के समय में अपने मित्रों के संवाद करने के ढंग से कीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपके बुज़ुर्ग लोग जिस तरीके से संवाद करते थे और जो आज के लोग संवाद करते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या था, पत्रों से संचार होता था, आपस में बातचीत होती थी, और अब क्या होता है, अब मोबाइल फ़ोन से हो जाती है। तो ऐसे आप जो है उनकी तुलना कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमें कैसे जो है तालिका भरनी है। ऐसे लिखना है आपको। सबसे पहले श्रेणी, संचार के प्रकार, जैसे पहले के समय में संचार और वर्तमान के समय में संचार। पहले के समय में क्या होता था, पत्र और टेलीग्राम चलते थे, और अब क्या है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और मोबाइल संदेश यानी कि मैसेजेस भेज सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस तालिका से जो कुछ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में भी आपके आ सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। आप नोट कर सकते हैं। देखिए मुझे थोड़ा लिखने में समस्या है, मैं आपको अभी बता नहीं सकती, थोड़ा समझा नहीं सकती कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप जो है ध्यान से सुन के समझ सकते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है। देखिए सबसे पहला आपका ये हो ही गया है। ठीक है, अब संचार की गति कैसी थी ये आप लिख सकते हैं इसमें कि बहुत धीमी थी। ठीक है, इसमें बहुत धीमी लिख सकते हैं, और यहाँ बहुत तेज़। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप तेज़, आप साफ साफ लिख लेना स्वयं। फिर बात आती है संचार की आवृत्ति की। कम, संचार की आवृत्ति जो है पहले कम थी। देखिए संचार की आवृत्ति क्या होती है, उसकी रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन यानी कि संचार की
जैसे आप लोग, आपके जो बड़े लोग हैं, जब आप उनसे पूछेंगे आपको पता चलेगा कि जैसे पहले पत्र या टेलीग्राम वगैरह भेजे जाते थे तो उनकी गति बहुत धीमी होती थी और बहुत ही कम आदान प्रदान जो है उनका चलता था। तो इसे कह सकते हैं आप कि जो उनकी आवृत्ति थी, उनका जो रिपीटेशन था बार बार भेजने का या प्राप्त करने का, वो बहुत कम होता था। अभी क्या है, आज के टाइम में आप कितनी भी ज़्यादा जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस भी नहीं है। और क्योंकि बहुत ही आसान है आज के टाइम में किसी को मैसेजेस भेजना और मोबाइल पर बात करना, तो ये बहुत इजी है, तो ये आसानी से हो जाता है। तो क्या होता है, वर्तमान समय में है आवृत्ति अधिक और पहले समय में कम। अब बारी आती है संचार की भाषा की। देखिए, संचार की भाषा जो है पहले स्थानीय और सरल भाषा का जो है अधिक उपयोग होता था, और अभी क्या है, अभी विभिन्न भाषाओं का उपयोग होता है और साथ में इमोजी और शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी यूज़ होती हैं। ठीक है, अब आगे आती हैं संचार में आने वाली चुनौतियाँ। पहले के संचार में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती, समय अधिक लगता था, संदेश खोने या देर से पहुंचने का डर होता था, पहुंचने की समस्या होती थी। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो आज के समय में क्या चुनौतियां हैं, जैसे नेटवर्क की समस्या हो जाती है और गलत जानकारी यानी कि फेक न्यूज़ जो है और ध्यान भटकाने वाली समस्याएं होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी पर। यहाँ आपको दिया हुआ है चर्चा करने का, आपको अपनी क्लास में जो है चर्चा करनी है। पहले के समय में पत्रों को दूसरों तक पहुँचाने में बहुत समय लगता था। क्या आपको लगता है कि इससे सूचनाओं के आदान प्रदान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? ठीक है, इसके बारे में आपको क्लास में चर्चा करनी है। दूसरा है, अब लोग जिस तरह से संचार करते हैं वह पहले से किस तरह भिन्न था। जैसे कि अभी हम ऑलरेडी ये प्रश्न कर चुके हैं, तो आप उस बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न है, आजकल छोटे छोटे संदेशों से समाचार साझा करना सरल हो गया है, परंतु कभी कभी गलत सूचना भी बहुत तीव्रता से प्रसारित हो जाती है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो समाचार हम साझा कर रहे हैं वह सही हो? ठीक है, इस पे आपको चर्चा करनी है अपनी क्लास में। अब चलते हैं आगे। अब हैं आपके लिखने के प्रश्न। आप यातायात के किस साधन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? आपको बताना है कि आप बस, साइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन किस साधन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्या आप नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई गई संरचनाओं एवं यातायात के साधनों की पहचान कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि इन्होंने यात्रा को तीव्र और संपर्क को बेहतर कैसे बनाया होगा? आइए पहले देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाईओवर की। ये है फ्लाईओवर, फिर है पुल, ट्रेन, एरोप्लेन और मेट्रो, और ये है रोपवे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया है और संपर्क के साधनों को कैसे ईजी बनाया है। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम को कम करता है, वाहनों की गति को बढ़ाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट, शहरों में यात्रा को आसान और सरल बनाता है। अब बात करेंगे पुल की। नदियों, घाटियों या रास्तों को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट, लोगों और वाहनों को सीधे मार्ग प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, दूर दराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर बनाता है। अब बात करेंगे ट्रेन की। ट्रेन का पहला पॉइंट है, आप समझ सकते हैं, एक साथ बहुत से लोगों और सामान को तेज़ी से ले जाती है। दूसरा पॉइंट, लंबी दूरी की यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, विभिन्न शहरों और राज्यों को जोड़ती है। अब बात करेंगे एरोप्लेन की। एरोप्लेन बहुत तेज़ गति से लंबी दूरी तय करता है, देशों और शहरों के बीच संपर्क को मजबूत बनाता है। आप जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय, जब हमें कोई यात्रा करनी होती है तो इसमें एरोप्लेन जो है काम आता है। समय की बचत करता है और यात्रा को आसान भी बनाता है। अगला है मेट्रो। अब मेट्रो के बारे में बात करेंगे। शहरों में तेज़
और समय पर यात्रा की सुविधा देता है, ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। रोज़ाना यात्रा करने वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है मेट्रो ट्रेन। अब बात करेंगे रोपवे की। रोपवे पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में यात्रा को आसान बनाता है, कम समय में ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंचने में मदद करता है, पर्यटन और दूरस्थ क्षेत्रों के संपर्क को बेहतर बनाता है। यानी कि जहाँ पे हम घूमने जाते हैं ना, पर्यटन करने जाते हैं, और जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, पहाड़ों पर जाना होता है, तो वहाँ क्या है, ये रोपवे उस रास्ते को जो है आसान और सुगम बना देता है। अब चलते हैं आगे अपनी अगली एक्टिविटी पर। अब आपको पता लगाना है, जब आपके माता पिता और दादा दादी आपकी आयु के थे, यानी कि आपकी उम्र के थे, तब वे विद्यालय या अन्य स्थानों पर कैसे जाते थे? क्या यह आपके आज की यात्रा से भिन्न है? नीचे दी गई तालिका में अपना विवरण लिखना है। ठीक है, आपको अपने माता पिता या दादा दादी किससे भी पूछना है। जैसे आपको अपने दादाजी से पूछना है तो यहाँ लिखेंगे दादाजी या माता पिता। ठीक है, सॉरी, यहाँ लिखेंगे कि आप कैसे यात्रा करते हैं। जैसे कि आज आप बस से यात्रा करते हैं या एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, तो आपको बताना है कि आपके दादा दादी या माता पिता जो है कैसे यात्रा करते थे पहले के टाइम में। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी वगैरह हुआ करती थी, या फिर पैदल यात्रा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है अपने माता पिता और दादा दादी से पूछकर। अब चलते हैं आगे। अगला आपको करना है, लिखना है आपको उन लोगों की सूची बनाइए जो चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करते हैं, और नीचे दी गई तालिका में उनके नाम लिखने हैं। तालिका में एक उदाहरण दिया गया है, आइए समझते हैं कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति और चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में उसकी भूमिका। जैसे चिकित्सक होता है, यानी कि डॉक्टर की क्या भूमिका होती है? रोगियों का उपचार करते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं। फिर है नर्स का क्या भूमिका होती है? कि रोगियों की जो है देखभाल करती है और समय पर वो दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं, इस बात का ध्यान रखती है। फिर है सफाई कर्मचारी, वहाँ पर सफाई का जो है विशेष ध्यान रखते हैं, अगला है फार्मासिस्ट, जो दवाइयों के सही उपयोग के बारे में जानकारी देता है और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ जो है मरीजों को देता है। अब बारी है चर्चा करने की। यदि आपको किसी को पैसे भेजने हों तो आप कौन सी विधि चुनेंगे? फ़ोन का उपयोग करके, मनी ऑर्डर द्वारा, या किसी अन्य विधि से? आप अपने उत्तर के समर्थन में जो है तर्क दीजिए। देखिए, यदि मैं बात करूं कि मैं किस तरीके से भेजूंगी, तो आजकल जो है पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा पैसे जो हैं आसानी से भेजे जा सकते हैं, और ये सेफ़ तरीका भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेफ़ है, आसान है, और बहुत ही जल्दी जो है सामने वाले के पास पैसे पहुंच जाएंगे। आप अपने तरीके से बताइए कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है और क्यों तरीका अच्छा लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, आपको लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें, यदि आपको जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी मिलता है तो क्या आप उसे बचाते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं? दूसरा प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? देखिए, अगर हाँ, तो गुल्लक वगैरह में ही रखते होंगे आप। छोटे हैं अभी, बैंक में तो अकाउंट आपका नहीं खुल सकता है। ठीक है, तो आप कैसे बचाएंगे पैसे? गुल्लक में रखें। देखिए, पैसे बचाना क्यों आवश्यक है? पैसे जो हैं, क्योंकि भविष्य में आने वाली हमारी ज़रूरतें और कई बार कुछ इमरजेंसी आ जाती है, आपातकालीन आवश्यकताएं हो जाती हैं, तो ऐसे में जो है वो बचत का पैसा हमारे काम आता है, और हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके लिए हम पैसे जो हैं इकट्ठा कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। ठीक है, और आप बच्चे हैं, आप अपने खुद के विचार बताइएगा कि आप पैसे क्यों बचा रहे हैं, क्यों इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिक पैसे बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? जैसे कि मैं कहूँ कि आप जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो बेकार के खर्चे हैं, आप उन्हें
बंद कर सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार ही सामान खरीदें और नियमित रूप से जो है थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और जो है अपना बजट बनाकर ही खर्चा करें। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के किसी सदस्य से उनकी बैंक पासबुक दिखाने का निवेदन कीजिए। पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखिए। ठीक है, किसी के बैंक अपने घर वालों के किसी बैंक का जो है जो पासबुक होती है वो देखनी है आपको और उसका जो पहला पृष्ठ है उसकी सारी जानकारियों को लिखना है। अब चलते हैं आगे। देखिए, ये होता है बैंक की पासबुक का प्रारूप। ठीक है, ऐसे जो है आप लिख सकते हैं। ये यहाँ आपको कस्टमर का नेम नंबर लिखना है, वो सॉरी अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ कस्टमर का नाम लिखना है और यहाँ बैंक का नाम लिखना है और ये हो गया फ़ोटो पेस्ट करना है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमें क्या करना है। अब आपकी है एक्टिविटी 3। अब अपने आसपास के किसी बैंक में जाकर या अपने बड़ों से पूछकर जानकारी लीजिए कि बैंक जो है कैसे काम करता है और इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पैसों की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों का और क्या क्या उपयोग करते हैं, और दूसरा है एटीएम क्या होता है और यह लोगों की सहायता कैसे करता है। देखिए, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जैसे कि लोग जो है बैंकों का उपयोग केवल पैसे बचाने के लिए नहीं बल्कि और भी कामों से करते हैं। बैंक से लोग ज़रूरत पड़ने पर ऋण यानी कि लोन लेते हैं। वे बैंक के माध्यम से पैसे भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। बैंक में लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं और चेक, डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं का भी उपयोग करते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, एटीएम क्या होता है। देखिए, एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एक मशीन है जिससे हम बिना बैंक के अंदर जाए पैसे निकाल सकते हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है जिससे कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। एटीएम से पैसे निकालना बहुत आसान और तेज़ होता है जिससे समय की भी बचत होती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय मुद्रा का नोट लेना है आपको और उसे ध्यान से देखना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि नोट का मूल्य क्या है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का नोट लिया है, ठीक है, तो नोट का मूल्य क्या हो गया, 100 रुपये। ठीक है, अब बताना है कि नोट पर कितनी भाषाएं दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय 100 रुपये के नोट पे क्या होता है, कुल 17 भाषाएं लिखी होती हैं। इनमें से एक भाषा जो है वो हिंदी यानी कि सामने की ओर जो होती है, हिंदी भाषा सामने की ओर होती है और बाकी 16 भाषाएं जो हैं नोट के पिछली ओर होती हैं, पिछली ओर की तरफ लिखी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नोट पर कौन कौन से चित्र या प्रतीक बने हुए हैं। देखिए, इसमें जो है सामने की ओर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है और भारतीय रिजर्व बैंक का नाम और उसका चिन्ह होता है और नोट पर जो है 100 अंक और शब्दों में लिखी होती है, अंक और शब्द में लिखा होता है ना नोट की कीमत 100। और पीछे की ओर होता है, उस पर एक रानी की वाव बनी हुई है, ऐतिहासिक स्थल है, उसकी तस्वीर है और स्वच्छ भारत का लोगो होता है, नारा लिखा होता है और भाषा पैनल में 16 भाषाएं जो हैं लिखी हुई होती हैं। अब आपको जो आप भारतीय मुद्रा का नोट लेंगे आप उसमें बताएंगे कि क्या क्या ऐसे लिखा हुआ है और क्या क्या चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न या अपनी अगली एक्टिविटी पर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को देखना है और लिखना है कि नव्या के घर के समीप उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कौन कौन से स्थान हैं। देखिए, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इसके आधार पर जो है ये लिख दिए हैं उत्तर। उत्तर में है चिकित्सालय, पूर्व में है दवा विक्रेता, पश्चिम में है बेकरी और दक्षिण में है डाकघर। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या करना है। अगले पृष्ठ पर चित्र को देखिए और कल्पना कीजिए कि आपका विद्यालय मध्य में है। विद्यालय के समीप कौन कौन से भवन या क्षेत्र हैं, उनके नाम और उनकी दिशाएं नीचे दिए गए स्थानों में लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय ये हो गया, तो उसके पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपने विद्यालय की ओर। अब तीसरा जो है आपको करना है, कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विद्यालय के पास अपने प्रिय स्थान पर जाने का मार्ग बता रहे हैं। आप दिशाओं बाएं, दाएं, आगे, पीछे और पहचान चिन्हों का उपयोग करके इसे कैसे समझाएंगे। ठीक है,
जैसे आप अपने किसी मित्र को जो है अपने विद्यालय के पास अपने प्रिय स्थान पर जाने का, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय के पास में जो है एक बगीचा है, आपको उस स्थान पर जाने का उसको निर्देश दे रहे हैं, तो आप उसे कैसे बताएंगे, ये आपको यहाँ लिखना है खुद से। ठीक है, अब चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। अगली एक्टिविटी है अपने विद्यालय से सार्वजनिक पुस्तकालय और निकट के किसी अन्य स्थान तक का मार्ग दिखाने वाला मानचित्र बनाना है। इस मानचित्र में उद्यान, दुकानें, चिकित्सालय, बस स्टैंड आदि जैसे विशिष्ट स्थानों में पहचान के चिन्ह जो हैं अंकित करने हैं। ठीक है, यहाँ आपको चित्र बनाना है। अब है विचार करिए। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 महीने तक खर्च करने के लिए 100 रुपये हैं। आपका काम यह योजना बनाना है कि बुद्धिमानी से खर्च कैसे करें और बचत कैसे करें। स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने आदि के लिए अपने खर्चों के विषय में सोचिए। निर्धारित कीजिए कि आप अपनी गुल्लक में कितना बचाएंगे और कितना अपने खर्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। इस योजना को बनाने के बाद सोचिए कि धन बचाने से आपको भविष्य में कैसे सहायता मिल सकती है। अपना आय व्यय पत्रक बनाने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करना है। ठीक है, 100 रुपये में से आपने कितना बचाया है और कितना खर्च किया है। मान लीजिए 50 आपने बचा लिया और 50 खर्च कर लिया, तो ऐसे आप कितना बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं आपको लिखना है। और फिर यहाँ कारण लिखना है कि आपने यही राशि क्यों चुनी। ठीक है, मान लीजिए 50 आपने बचाया है, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने यह इसलिए बचाया है क्योंकि मैं इतना बचा सकता हूँ, मेरे खर्चे कम हैं और मैं 50 रुपये में ही जो है अपना खर्चा पूरा चला सकता हूँ सभी चीज़ों पर। अब अगला देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अपने आस पड़ोस को उत्तम बनाने का उत्तरदायित्व आपके समूह पर है। चर्चा करिए कि उसके लिए आप कौन सी नई सेवाएं या सुविधाएं जोड़ना या सुधारना चाहेंगे और बताना है कि ये परिवर्तन समुदाय में सभी व्यक्तियों के लिए कैसे सहायक होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो समूह है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उस पर ही अपने आस पड़ोस को उत्तम बनाने का, यानी कि साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाने का उत्तरदायित्व आपके समूह पे है। तो आपको चर्चा करनी है कि आप इसके लिए कौन सी नई सेवाएं या कौन सी नई सुविधाएं जोड़ना चाहेंगे और फिर ये जो परिवर्तन होगा उसके लिए उसको आप अपने सभी व्यक्तियों को कैसे सहायक होंगे करने के लिए, अपने समुदाय में सहायक कैसे होंगे। तीसरा है कक्षा गतिविधि के रूप में अपने आसपास के वरिष्ठों की सहायता लीजिए। वरिष्ठ यानी कि जो बड़े लोग हैं, और उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान समुदाय की सहायता की थी। यानी कि जब कोविड-19 आया था, आप जानते ही होंगे, कोरोना वायरस की बात हो रही है, कोविड-19, तो तब कैसे एक दूसरे की मदद की थी। चिकित्सक, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, दुकान शिक्षक, अन्य लोग कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। चर्चा कीजिए उन्हें समुदाय में कैसे सुरक्षित बनाया और उन्हें धन्यवाद देना क्यों आवश्यक है। ठीक है, कि उन लोगों ने जो है समाज की कैसे सहायता की थी और क्यों की थी। ठीक है, तो और आप उन्हें कैसे उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं, ये आपको करना है। अब चलते हैं आगे। क्या आप नीचे दिए गए बॉक्स में प्रत्येक सेवा में सम्मिलित व्यक्तियों की और वाहनों की सूची दे सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे पुलिस थाना होता है, उसमें पुलिस अधिकारी होते हैं, सिपाही होते हैं और गश्ती जीप होती है। जैसे चिकित्सालय होता है, चिकित्सा में क्या होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे चिकित्सालय में कौन कौन होता है, दवाई है, डॉक्टर है और नर्स। अग्निशमन केंद्र में, यानी कि जो फायर ब्रिगेड होता है, केंद्र होता है, उसमें क्या होता है, एक अग्निशामक होता है, यानी कि जो आग को बुझाता है। पानी होता है और पानी की गाड़ियाँ होती हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। डाकघर, डाकघर में होता है डाकिया, डाक और पेन होता है। पुस्तकालय में पुस्तक, अध्यापक और घड़ी होती है। देखिए, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।